देखिए, पिछले वीडियो में अपन ने पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन देखा था और देखा था कि क्या क्या पूछा जाता है इंट्रोडक्शन में से। ठीक है, रेटिंग वगैरह देखी थी, उसका सर्किट डायग्राम देखा था। ठीक है, अब देखेंगे अपन कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो जो आईएन और जेईएन के एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, गेट वगैरह में भी आए हुए हैं क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले तो अपन देखते हैं कंपेयर टू कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर पीटी यूज लार्ज कंडक्टर साइज एंड कोर। ठीक है ना। कन्वेंशनल जो ट्रांसफार्मर होते हैं अपने, ठीक है, उनसे जो पीटी होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, उसमें क्या होता है, कंडक्टर का साइज भी बड़ा होता है और कोर भी बड़ी होती है। अब ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें क्यों होती है, देखो मैंने लिख रखा है कंडक्टर साइज इन सेकेंडरी टू इंक्रीज करंट। कंडक्टर साइज जो है बेसिकली सेकेंडरी में बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि अपन को क्या करना है, करंट को इंक्रीज करना है। अब देखो, इंक्रीज कंडक्टर के साइज से करंट कैसे इंक्रीज होगा। मान लो ये मैंने पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बना दिया। ठीक है, अपन को पता है प्राइमरी में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। ठीक है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में, और सेकेंडरी में लेस नंबर ऑफ टर्न होते हैं। और अपन को क्या करना है, यहाँ का जो वोल्टेज है उसको इधर ट्रांसफॉर्म करना है ट्रांसफार्मर के की हेल्प से। ठीक है, तो अपन को यहाँ पे क्या चाहिए, वोल्टेज को कम चाहिए। ठीक है, वोल्टेज को कम चाहिए तो अपन को पता है ट्रांसफार्मर में पावर सेम होती है। वोल्टेज को कम करना है तो अपन को करंट को उसी प्रोपोर्शन में बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और करंट तभी बढ़ेगा जब इसका जो कंडक्टर का साइज होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि लेंथ तो अपन को छोटी रखनी है, इसके नंबर, ये जो लेंथ है आपको इसको छोटी रखनी है, तो एरिया बढ़ा सकते हैं। तो अपन को कंडक्टर का साइज बढ़ाना पड़ेगा, जिससे अपन क्या करें, सेकेंडरी साइड में करंट को बढ़ाएं। करंट को बढ़ेगा तो मतलब पोटेंशियल जो होगा वो अपना कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो लार्ज कोर भी काम में लेते हैं। क्यों? मिनिमाइजेस हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, लार्ज कोर का काम में लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्रीशियस इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इसमें एरर अपन को बहुत नेग्लेक्ट करनी है। ठीक है, इसलिए जो कोर का साइज होता है वो भी क्या होता है, इसमें बड़ा होता है। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट, पीटी डिजाइन फॉर इंश्योरिंग द ग्रेटर एक्यूरेसी। मैंने पहले बताया एक्यूरेसी इसकी बहुत ज़्यादा ही होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो मेजरमेंट में एरर आती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अपन को मिनिमम एरर करनी, एंड हेंस एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग इकोनॉमी ऑफ द मटेरियल इज नॉट कंसिडर्ड एज मेन आस्पेक्ट। तो अपन क्या करते हैं, जो मटेरियल की इकोनॉमी है, कि मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन जो है, ठीक है, कितना महंगा बनता है, क्या बनता है, वो अपन उस टाइम कंसीडर नहीं करते। अपना जो मेन कंसीडर होता है ना, वो होता है ग्रेट एक्यूरेसी का। ठीक है, तो ये भी काफ़ी बार पूछा लिया जाता है एसर्शन और रीजन टाइप ऐसे में। ठीक है, अब देखो पीटी आर मेड विद स्पेशल हाई क्वालिटी कोर। ठीक है, हाई क्वालिटी कोर का बनता है। ठीक है, कोर का साइज भी लार्ज होता है और जो क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है। ठीक है, ऑपरेटिंग एट लो फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, लो, इन ऑर्डर टू हैव स्मॉल मैग्नेटाइजिंग करंट सो दैट नो लोड लॉसेज आर मिनिमम। तो इस लाइन का भी अपन मतलब देखेंगे। हाई क्वालिटी कोर लेते हैं ताकि लो फ्लक्स डेंसिटी हो। ठीक है, लो फ्लक्स डेंसिटी मतलब स्मॉल मैग्नेटाइजिंग करंट होगा, और मैग्नेटाइजिंग करंट होगा तो नो लोड कोर लॉसेज क्या होंगे, मिनिमम होते हैं। देखो, फ्लक्स डेंसिटी होता है फ्लक्स पर यूनिट एरिया, मतलब पर यूनिट एरिया से कितनी फ्लक्स पास कर रही है, इसको अपन फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो जब फ्लक्स डेंसिटी कम होगी तो जो करंट होगा, फ्लक्स डेंसिटी कम होगी तो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे देखो, अगर फ्लक्स डेंसिटी कम हुई, ठीक है, फाइव बी इक्वल्स टू 5/A, तो 5 इक्वल्स टू कितना हो जाता है, बी इंटू ए, और ईएमएफ इंड्यूस कितनी हो जाती है, d5/dt। ठीक है, ये इसी फंडामेंटल पे काम करता है। व्हेनेवर देयर इज चेंज इन फ्लक्स देयर इज इंड्यूस ईएमएफ। अब फाई अगर कम होता तो ईएमएफ भी कम इंड्यूस होगी, जो करंट ड्रॉ करेगा वो भी क्या होगा, कम ड्रॉ करेगा, मैग्नेटाइजिंग करंट जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, जैसे अपन लिख रहा ना, फ्लक्स डेंसिटी को कम लिया तो करंट भी कम हो गया, और करंट कम हो गया तो अपन को पता है नो लोड लॉसेज कम होंगी, है ना, कोर लॉसेज और वो वाले लॉसेज जो आपको पता हो। ठीक है, तो ये वाली चीज़ ऐसे समझी जा सकती है। ठीक है, अब देखो, मैग्नेटाइजिंग करंट, अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन बाय प्राइमरी फ्रॉम द सोर्स इवन व्हेन नो लोड इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी, अ पार्ट ऑफ दिस करंट इज यूज्ड टू क्रिएट फ्लक्स इन द ट्रांसफार्मर। अब ये मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होता है, ये प्राइमरी वाइंडिंग जो सोर्स से ड्रॉ करती है करंट। ठीक है, और इस करंट का मेन काम होता है ये इसमें फ्लक्स को सेटअप करेगी, ये फ्लक्स इससे लिंक करेगी, तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो इसका सिर्फ इतना ही काम होता है। तो ये मैग्नेटाइजिंग करंट है, ये अपन को कम से कम रखना है, क्योंकि अगर ये करंट बढ़ेगा मैग्नेटाइजिंग करंट, तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इस तरफ भी करंट बढ़ेगा। ठीक है, और इस तरफ अपन को करंट बढ़ाना नहीं है ताकि लॉसेज ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए अपन इसको नो लोड की तरह कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। तो ये वाली बात होगी कि लो फ्लक्स डेंसिटी रखते हैं। लो फ्लक्स डेंसिटी होगी तो स्मॉल मैग्नेटाइजिंग करंट होगा, और करंट मैग्नेटाइजिंग करंट स्मॉल होगा तो नो लोड लॉसेस भी कम होंगे। तो इस वाली बात को अपन यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें कोर टाइप और शेल टाइप दोनों ही काम में लेते हैं। कोर टाइप ट्रांसफार्मर भी काम लेते हैं और शेल टाइप ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन भी प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब अपन को पता है हाई वोल्टेज जब चाहिए होता है तो कोर टाइप लेते हैं, और जब लो वोल्टेज चाहिए होता है तो शेल टाइप लेते हैं। ये अगर आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा हो
तो आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए, मैंने नोट्स डाल रखे हैं ट्रांसफार्मर की डिटेल में एकदम, उसको आप पढ़ लोगे तो उसके आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। उसमें बहुत ही शानदार नोट्स हैं, आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में, ठीक है। तो अब देखो कोर टाइप में क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी अलग अलग लिम्ब पे हो रहती है, ठीक है, ऐसा होता है, प्राइमरी अलग होती है और सेकेंडरी अलग होती है। और शेल टाइप में क्या करते हैं अपन, एक ही लिम्ब पे जो मिडिल लिम्ब होती है, ठीक है, उस पर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को वाइंड कर देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में कंस्ट्रक्शन में डिफरेंट होता है, ठीक है। और याद रखने वाली बात यह है कि हाई वोल्टेज में क्या कोर टाइप पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और लो वोल्टेज में शेल टाइप पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट, टू रिड्यूस द लीकेज रिएक्टेंस को एक्शियल वाइंडिंग आर यूज्ड फॉर बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। लीकेज रिएक्टेंस को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, को एक्शियल वाइंडिंग को काम में लेते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के अंदर। देखो जो लीकेज रिएक्टेंस होता है ना, एक बार गेट में पूछ लिया था व्हाट इज लीकेज रिएक्टेंस, देखो वो वाली रिएक्टेंस जो एक ही वाइंडिंग को लिंक करे और दूसरी को ना लिंक करे, ठीक है। तो ये जो रिएक्टेंस है लीकेज, ठीक है, तो ये है लीकेज रिएक्टेंस, ठीक है। ये प्राइमरी को तो लिंक कर रही है लेकिन सेकेंडरी को लिंक नहीं कर रही, तो ये लीकेज में आती है, ठीक है, मतलब लीकेज फ्लक्स में आती है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन पूछा था लीकेज फ्लक्स, सॉरी रिएक्टेंस नहीं, गलती से निकल गया। अब ये देखो ये भी प्राइमरी को लिंक कर रही है वाली फ्लक्स, लेकिन सेकेंडरी को लिंक नहीं कर रही, ये क्या है, लीकेज फ्लक्स आती है, ठीक है। और ये जो फ्लक्स है जो प्राइमरी से लिंक करके सेकेंडरी को लिंक कर जाती है, इसको बोलते हैं अपन म्यूचुअल फ्लक्स, अपन को इसी को बढ़ाना होता है, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे क्या है, टू रिड्यूस द लीकेज रिएक्टेंस, जो लीकेज रिएक्टेंस है, ठीक है, उसको रिड्यूस करना है तो अपन कोएक्शियल वाइंडिंग यूज करेंगे, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में। फिर अगला पॉइंट है, फॉर रिड्यूसिंग द इंसुलेशन कॉस्ट लो वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू द कोर। अब ये भी अगर आपने देखा हो ट्रांसफार्मर में का ही फंडा ये कि अपन क्या करते हैं, जब अपन को इंसुलेशन की कॉस्ट को रिड्यूस करना पड़ता है तो अपन जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको कोर के पास लगाते हैं, ठीक है, उसको कोर के पास रखते हैं। और जो, ठीक है, तो ये वाली ये हो गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। फिर है, एंड फॉर हाई वोल्टेज पोटेंशियल हाई वोल्टेज प्राइमरी इज डिवाइडेड इनटू सेक्शन ऑफ कॉइल टू रिड्यूस द इंसुलेशन बिटवीन कॉइल लेयर। अपन क्या करते हैं, अगर हाई वोल्टेज पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बनाना है तो जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है उसको क्या करते हैं, सेक्शन में बांट देते हैं, और सेक्शन में बांटते हैं तो जो इंसुलेशन होती है वो रिड्यूस हो जाती है कॉइल्स लेयर के बीच में, ठीक है। अब देखो देयर आर केयरफुली डिजाइन टू हैव मिनिमम फेज शिफ्ट। जब अपन इसमें ट्रांसफार्मर की एरर पड़ेंगे ना तो ये फेज शिफ्ट का देखेंगे, लेकिन आप यहाँ पे देख लो कि फेज शिफ्ट को क्या करना है, अपन को मिनिमम करना है, ठीक है, बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज, एंड आल्सो टू मेंटेन अ मिनिमम वोल्टेज रेशियो विद वेरिएशन इन लोड। तो अपन को दूसरा काम क्या करना है, वोल्टेज जो रेशियो है उसको मिनिमम रखना, V1/V2, वो लोड के साथ ज़्यादा वेरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये प्राइमरी कंसिडरेशन है। अब देखो फेज शिफ्ट क्या होता है, हमेशा प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज में फेज शिफ्ट रहता ही, आप कितना भी कर लो, ठीक है। तो अब ये है देखो फेज शिफ्ट, ये प्राइमरी ईएमएफ है जो सेटअप हुई थी मैग्नेटाइजिंग करंट से, और ये सेकेंडरी ईएमएफ इससे फेज थोड़ा शिफ्टेड रहती है, ठीक है। ये देखो ये 0 से शुरू हो गई थी लेकिन ये यहाँ से शुरू हुई माइनस से, तो ये जो डिफरेंस आता है ना ये कहलाता है फेज शिफ्ट। इसको अपन कम तो नहीं कर सकते लेकिन अपन को इसको मिनिमम करना होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि अपन को वोल्टेज रेशियो क्या करना है, लोड के साथ वेरी करने वाला नहीं होना चाहिए। तो ये कंस्ट्रक्शन डिटेल थी, ठीक है। अब वो आपको ये देखना है कि प्राइमरी में कितने टर्म होते हैं, तो पहला वीडियो जरूर देख के आएँ, और उससे पहले इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के बारे में बता रखा है तो वो भी जरूर देख लें आप। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसकी वर्किंग और एरर के बारे में देखेंगे।